Hello my dear student, welcome to the 9th lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बट पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हमने इसी टॉपिक पे बेस्ड एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल था। अगर अभी भी आपको इसमें डाउट है तो आई बटन पे क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दूसरा टॉपिक है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगली और इसी टॉपिक पे हम करेंगे न्यूमेरिकल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या पहले जो हमने पढ़े एटॉमिक मॉडल वैसा ही कोई नया मॉडल? आपको मैं इसका जवाब दे दूंगी, बट बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, तभी आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो पहला टॉपिक है हमारा आज का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो क्वेश्चन अभी अभी अराइज हुआ था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी क्या कोई एटॉमिक मॉडल है, तो जवाब है जरूर। ये वो एटॉमिक मॉडल है जो कि सबसे ज्यादा आपका एडवांस्ड माना जाता है और सबसे सही माना जाता है टिल टुडे, जो कि सारे केमिस्ट और फिजिक्स अभी तक मानते आ रहे हैं। यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल तक जो हम पढ़ते आ रहे थे उसमें कई सारे लिमिटेशंस है, उसको इसलिए हमें एलिमिनेट करते हुए नया मॉडल यूज करना पड़ा और वो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये हो गया हमारे सेकंड चैप्टर का वो पार्ट जो कि क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स यानी ये वो फिजिक्स का ब्रांच है जो डील करता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे छोटे छोटे स्मॉल मासेस बॉडी के साथ। और बोहर एटॉमिक मॉडल तक जो भी हमने पढ़ा था वो क्लासिकल फिजिक्स पे बेस्ड है, जो कि उन ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है जिनके मास ज्यादा होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वाज गिवन बाय द एरन स्क्रॉडिंजर, और एरन स्क्रॉडिंजर ने क्या कहा था, ये वो मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट एज ए टाइनी पॉइंट इनसाइड द एटम। एक छोटे पॉइंट के रूप में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते हैं जैसा बोहर ने कहा था, बट इंस्टेड सराउंड्स द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। एक इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और जिस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो स्क्रॉडिंजर ने बात कही थी वो उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के हेल्प से कही थी। तो आइए पहले हम उस मैथमेटिकल इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं। तो ये हो वो इक्वेशन, डरिए मत, घबराइए मत, ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कहीं किसी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा। The probability of finding an electron at any point around the nucleus can be determined with the help of Schrodinger wave equation। अब इसमें देखिए आपका सेकंड डेरिवेटिव यूज किया गया जो कि कैलकुलस का ही पार्ट होता है तीनों ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट की तरह नहीं है, एक क्लाउड है और क्लाउड 3D में होता है, और ये जाई कुछ नहीं है, एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अब हम मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह होता है। इसको सपोर्ट करने के लिए अभी हम दो थ्योरीज को और पढ़ेंगे तो वहां आपको इस चीज की ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट फिलहाल इस इक्वेशन में देखिए है क्या, जाई इज द वेव इक्वेशन। तो ये था वो उनका इक्वेशन जिसकी हेल्प से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी। तो देख लीजिए इस इक्वेशन को समझने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इस इक्वेशन को डेवलप करने वाले जो पर्सन थे स्क्रॉडिंजर। तो ये थे वो एरन स्क्रॉडिंजर। तो अब आ जाते हैं एरन स्क्रॉडिंजर ने ये जो इतनी बड़ी बात कही थी ये किस बेसिस पे कही थी, ये थी मिस्टर डी ब्रॉगली के एक हाइपोथेसिस पे। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस ना तो लॉ होता है ना ही कोई पोस्टुलेट होता है। हाइपोथेसिस ही क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसको इन्होंने प्रूफ नहीं किया था, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ थॉट। तो ये थॉट क्या था उसको देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था इन 1924 में एक हाइपोथेसिस में कि जैसे कि रेडिएशन के दो बिहेवियर होते हैं, एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह, राइट? तो क्यों नहीं मैटर का ऐसा हो सकता है, मैटर के भी ऐसे दो प्रॉपर्टीज होंगे जिसमें वो पार्टिकल नेचर भी दिखाएगा और वेव नेचर भी दिखाएगा, क्योंकि रेडिएशंस
अब देखिए रेडिएशंस में क्या एमिट होते हैं, फोटोन्स। फोटोन्स की हमने क्या देखे थे, लैम्डा भी होता है, मोमेंटम भी होता है, राइट। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का भी जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मैटर, राइट। और अभी तक बोहर ने इलेक्ट्रॉन को कैसे अज्यूम किया था, अज्यूम एज अ पार्टिकल। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, लुक एट दिस बॉल। अब जब ये बॉल ट्रैवल करेगा तो आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, पीछे एक वेव जैसा नेचर दिख रहा है। देखिए डी ब्रॉगली यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एक मैटर का वेव नेचर होता है, जैसे कि हमने रेडिएशन में देखा वो वेव है लेकिन उसका पार्टिकल नेचर है, तो डी ब्रॉगली कह रहे हैं तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होगा। अभी तक हमने पढ़ा वेव का पार्टिकल नेचर, राइट। वेव का पार्टिकल नेचर कैसे हमने जस्टिफाई किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। यहाँ पे डी ब्रॉगली क्या कह रहे हैं, पार्टिकल में भी क्या होता है, वेव नेचर होता है। अब इसको मैं सपोर्ट करने के लिए एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक ट्रैफिक लाइट, एक रोड है, रात के टाइम पे यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है और बहुत हाई स्पीड में ये फोटो क्लिक की गई है। ये जो गाड़ियों का, देखिए ये गाड़ी के सामने तरफ की रोशनी है, हेडलाइट्स है, तो बहुत स्पीड में जब गाड़ी जा रही है तो देखिए यहाँ पे गाड़ी तो नहीं दिख रही है, एक वेव दिख रही है, एक लाइट्स दिख रही है। ये रेड वाला है गाड़ी का पीछे का हिस्सा, गाड़ी के पीछे जो होते हैं ना दो रेड लाइट्स होते हैं, यानी गाड़ियां इस तरफ जा रही है इधर और इधर गाड़ियां सामने से आ रही है, दो रोड। तो यहाँ पे पिक्चर क्लिक करते वक्त आपको गाड़ी नहीं, उसकी जगह उसकी वेव दिख रही है। तो यही बात डी ब्रॉगली जी कहना चाह रहे थे। अब देखिए इसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाने की कोशिश की। इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। किसके चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एज्यूम्ड है, एज अ पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉगली जी कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास फोटोन के साथ कंपेरेबल है और फोटोन के पास अगर मैटर जैसा फोटोन के पास अगर लैम्डा और मोमेंटम दोनों है तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास क्यों नहीं होगा, ये भी वेव की तरह चलेगा। अब इस चीज को उन्होंने मैथमेटिकली सेटिस्फाई करते हुए हमें एक इक्वेशन भी दिया है। तो चलिए मैं आपको वो इक्वेशन बताती हूँ। देखिए इन्होंने ये जो इंस्पिरेशन लिया इस इक्वेशन का आइंस्टाइन के फॉर्मूला से लिया। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, अगर किसी बॉडी को हम कन्वर्ट करना चाहे, किसी मास को कन्वर्ट करना चाहे एनर्जी में, तो उसका फॉर्मूला होता है E is equals to mc²। C is what? C is the velocity of light होता है। अब अगर कोई बॉडी, कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, रेडिएशंस में। तो रेडिएशन की एनर्जी कैसी होती है, E is equals to h nu। ये तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, प्लैंक्स थ्योरी में सब पढ़ा था। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, h nu is equals to mc², राइट। और न्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, c by lambda, c by lambda, दिस इज mc²। दोनों तरफ से एक c कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h by lambda is equals to mc। तो ये जो बात थी आइंस्टाइन के थ्योरी के बेस पे, तो डी ब्रॉगली जी ने कहा कि जरूरी नहीं हर वक्त हर रेडिएशंस की जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर है। सनलाइट से जो रेडिएशन मिल रही है मैं उसको मानती हूँ कि वो स्पीड लाइट के जैसी होती है, लेकिन अगर कोई मैटर मूव कर रहा है, अभी अभी जो आपने पिक्चर देखी गाड़ियों की, उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, लैम्डा मिल रहा है, तो उसकी स्पीड तो लाइट की जैसी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे C को हटाया और लगा दिया इन्होंने V। अब इन्होंने निकाला लैम्डा। सो नाउ द लैम्डा जो डी ब्रॉगली कह रहे थे, किसका लैम्डा, मैटर का लैम्डा, मैटर वेव, हर मैटर का एक वेव बनता है। सो मैटर लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, h by mv। और mv मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by p। तो ये था वो रिलेशन जो कि डी ब्रॉगली ने दिया था। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये जो मैटर वेव की बात हो रही है ये जनरली एप्लीकेबल है बिग बॉडी के ऊपर, स्मॉल बॉडी पे ये एप्लीकेबल नहीं है। बिग बॉडी इज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको क्रिकेट बॉल दिखाया, क्रिकेट बॉल का ऐसे मैंने एनिमेटेड करके दिखाया तो आपको उसका टेल दिखा है, लेकिन अगर मैं नहीं दिखाती तो आपको नहीं दिखता। तो
तो अज्यूम कर लीजिए एक क्रिकेट बॉल ले रही हूँ जिसका मास है 1 kg। ये आपके एनसीईआरटी के सॉल्व प्रॉब्लम्स में से ही है, इसको मैं समझा रही हूँ। मैं एक क्रिकेट बॉल ले रही हूँ जिसका मास है 1 kg। अब मुझे देखना है क्या इसका वेवलेंथ है कि नहीं। क्यों मुझे नहीं दिखता है? जब क्रिकेट मैच होता है, बॉलर बॉल फेंकता है तो मुझे वेव क्यों नहीं दिखती है? तो इसका जवाब देखिए, ये रहा इसका मास। अभी अभी हमने डी ब्रॉगली के हिसाब से लैम्डा अगर मैटर का निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? H/mv। मास मिल गया। सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी आपका 1 मीटर पर सेकेंड, स्मॉल ही लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। और h क्या है मेरा? प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो फिक्स है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। अब इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। तो h को अगर यहाँ लिखते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास हो गया 1 इंटू वेलोसिटी 1। तो देखिए लैम्डा मेरा कितना आ रहा है, इट विल कम 6.62 इंटू 10 टू द पावर अप्रोक्सली पिकोमीटर में अगर कन्वर्ट करूं, -34 है, इसको पिकोमीटर में ले जाए अगर तो -22 पिकोमीटर। सोच रहे हो कितना छोटा है? इस चीज को छोड़ो, इस यूनिट को देखो, 10 टू द पावर -22 पिकोमीटर अगर आपका लैम्डा है, इसको कैलकुलेट करने का क्या मतलब बनता है? सो दिस इज द थिंग कि जब भी बॉडी बड़ी हो जाती है, जैसे कि अभी आपने देखा इस चीज पे, यहाँ पे बॉडीज बहुत बड़ी है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी लैम्डा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये तो हाई स्पीड रेजोल्यूशन के कैमरा के क्लिक किया हुआ है इसलिए दिख रहा है, अगर आप ऐसे भी खड़े होकर देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू दिस। दूसरे सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बोलूं, वो था जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिग्निफिकेंस से पहले एक और चीज आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और आपका जो ये लैम्डा है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सॉरी, दिस विल बी मैटर वेव, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, इसको थोड़ी दिक्कत होती है। और ये emitted from source in space, existence is associated with the material particle, और इसमें हमेशा लाइट की स्पीड ली जाती है और इसमें लाइट की स्पीड के कंपेरेबल ली जाती है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू हो जाता है c/ν, फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज इक्वल टू c/ फ्रीक्वेंसी। और अभी अभी हमने देखा डी ब्रॉगली का लैम्डा क्या होता है? h/p। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम, रेडियो वेव्स और यूवी लाइट आती है। और इस चीज को प्रूव करते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हुआ है। टाइम मिले तो एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां पे ये चीज आपको बताया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सपोर्ट करता है उसकी डिस्कवरी को, कि डी ब्रॉगली सही कहते थे। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब दूसरा मैं जो आपको सिग्निफिकेंस बताने वाली हूँ वो है डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस ने बोहर के पोस्टुलेट को सेटिस्फाई किया था। ठीक है, जैसे देखिए बोहर क्या कह रहे थे, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो मोमेंटम होती है mvr, वो किसके इक्वल थी? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2π। लेकिन बोहर ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों है। ये कौन बता पाए? मिस्टर डी ब्रॉगली। कैसे बता पाए? जरा मैं आपको ये भी डिराइव करके दिखा देती हूँ। देख लीजिए, ऐसे यहीं पे मैं कर देती हूँ। ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? वेव की तरह। अब ये वेव की तरह कहाँ मूव कर रहा है? इस ऑर्बिट के चारों तरफ। और ये ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर, यानी इस सर्कल के सर्कमफेरेंस में चक्कर लगा रहा है। और सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। और इस 2πr में कितने लैम्डा है पता नहीं, तो लेट इट बी n, और लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा स्टैंड्स फॉर द वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट। अभी अभी हमने लैम्डा कैलकुलेट किया। लैम्डा क्या कैलकुलेट किया? एज पर डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। डाल दीजिए यहाँ पे, तो 2πr इज इक्वल्स टू n इंटू h/mv डाल देती हूँ, मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको जो बोहर की पोस्टुलेट के हिसाब से जरा इसको अरेंज कर लेते हैं।
mv यहां से उठाते हैं, इस r को रखते हैं, 2 पाई को नीचे ले जाते हैं, n into h by 2 पाई. So he proved it. क्यों क्वांटाइज्ड? बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है. कितना होता है? n into h by 2 पाई. यही कहा था ना, पोस्टुलेट पढ़िए बोहर का फिर से. अगर आपको डाउट है, बोहर का पोस्टुलेट याद नहीं आ रहा है, तो आई बटन पे जाके बोहर का पोस्टुलेट जरूर देख लीजिएगा. उसमें मैंने दो वीडियो बना के रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2. तो वहां पे देखिएगा, जो थर्ड नंबर पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा था कि ये mvr is equals to n into h by 2 पाई. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी डी ब्रॉगली की. अब डी ब्रॉगली के इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं. पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 into 10 to the power, सॉरी ये 10 to the power 7 होगा, मीटर पर सेकेंड. तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो डी ब्रॉगली के इक्वेशन के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? h by mv, राइट. हमको लैम्डा ही तो निकालना है. तो h का फॉर्मूला, h का वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड. एक ये भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए. 9.10939 into 10 to the power -31 और आपको वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2.05 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड. यहां से आपको देखिए लैम्डा कितना आ रहा है? 3.548 into 10 to the power -11 मीटर. तो ये हो गया आपका वेव लेंथ. चलिए ये सॉल्व हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. शो दैट द सर्कमफरेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ब्रॉगलीज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट. अभी तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. If the velocity of the electron in the Bohr orbit is 2.19 10 to the power 6 meter per second, calculate the de Broglie's wavelength. तो इस पे भी आ जाइए. de Broglie's lambda is equals to h by mv. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ का इलेक्ट्रॉन दे दिया है. तो दिस इज 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड. मास आपका इलेक्ट्रॉन का कितना है? 9.10939 into 10 to the power -31 और स्पीड दिया हुआ है 2.19 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3.32 into 10 to the power -10 मीटर. क्योंकि ये लैम्डा हो रहा है, वेवलेंथ की बात हो रही है, इसको पिकोमीटर में रखना बेटर होता है. into 10 to the power -12 meter, that is equals to 332 picometer. तो ये भी हो गया सॉल्व. अब आ जाते हैं लास्ट मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन देख लीजिए. फ्रीक्वेंसी था इतना हर्ट्ज और वेवलेंथ था 334 नैनोमीटर. तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे आपको मास कैलकुलेट करना है. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन पे जाके चैनल को, जो प्रीवियस लेक्चर है चैनल का, जरूर से देख लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती. सी यू एट नेक्स्ट.